हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे वेदरिंग सीक्वेंस की, वेदरिंग स्टेजेस की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले अपने कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कल वाली क्लास के अंदर ऐड करने थे मैंने क्या हुआ कि वीडियो शूटिंग के लिए स्टार्ट कर ली, क्वेश्चन की वीडियो भी शूट कर ली, तो भैया को कहीं जाना पड़ गया, तो फिर मेरे को बीच में वीडियो बंद करनी पड़ी। उसके बाद में मेरे पास सेंड करा तो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई वो, तो इसलिए मैं आज इसको इस क्लास के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन है रॉक से हैं, ठीक है, और मिनरल चैप्टर से भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सभी जो है क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। अब ये क्वेश्चन अपने रॉक और मिनरल से पहले भी कर चुके हैं। किसके अंदर? जब अपनों ने न्यूट्रिएंट टॉपिक किया था उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ करवा दी थी कि कौन से न्यूट्रिएंट का कौन सा सोर्स होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, ठीक है, कौन सा मिनरल जो है वो फॉस्फोरस का सोर्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास माइका है, तो माइका किसका होता है? पोटेशियम का सोर्स होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिप्सम की बात करूँ तो जिप्सम भी इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो कहीं फास्फोरस से रिलेटेड रखता ही नहीं है जिप्सम। तो उसके बाद में बायोटाइट, तो बायोटाइट किसका ही रूप है? माइका का है ना, ये कौन सी? ब्लैक माइका होती है। इसके बाद में अपने पास ऑप्शन आता है एपेटाइट, तो एपेटाइट क्या होता है? फास्फोरस का सोर्स होता है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। किसका? जो फर्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस का सोर्स है। ठीक है, ये फास्फोरस का सोर्स है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इन्होंने क्या पूछा है कि इग्नियस जो रॉक होती है, आग्नेय जो चट्टान होती है, उसका एग्जाम्पल। तो देखिए सेल जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है सेडिमेंट्री रॉक का। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक का है, लाइमस्टोन भी। तो मतलब स्टार्टिंग वाले तीनों आपको क्या ऑप्शन में दिए हुए हैं? सेडिमेंट्री रॉक के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लास्ट वाला एक ही बचता है अपने पास, ग्रेनाइट। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल रहेगा। एक मिनट वीडियो को देख लेता हूँ, ब्लर न हो रही हो। ओके, रिपोर्ट है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन को बस एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन को पहले आप पढ़ना सीखिए। अपने क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक पूछा, ठीक है चलो, अपने ये चीज पे नहीं देते कि उसने पूछा है कि सेडिमेंट्री रॉक नहीं होनी चाहिए ना। तो ये चीज याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कॉन्ग्लोमेरेट। यदि आपने मेरी रॉक्स वाली क्लास लगाई हुई है तो उसके अंदर मैंने जब सेडिमेंट्री रॉक कराई थी तो उसके अंदर मैंने सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन तो एग्जाम्पल लिखवाए थे और साथ में आपको बताया था कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है ना, मैंने बताया था कि ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको लिखाया नहीं था, लेकिन आपको बताया था कि कॉन्ग्लोमेरेट भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने लिखा है उनका ये अपने इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट जो है वो तो नहीं हो सकता। अब अपने को क्या है कि यदि अपने को कॉन्ग्लोमेरेट का आंसर नहीं भी पता नहीं है कि ये सेडिमेंट्री रॉक, तो अपने देखेंगे कि सैंडस्टोन आ गया तो मतलब ये सारे सेडिमेंट्री रॉक है, ये नहीं होएगा, तो अपने इस पर टिक कर देते हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट कौन सी है? सेडिमेंट्री है। सैंडस्टोन कौन सी है? सेडिमेंट्री है। सेल कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ये कौन सी है? ये तो है इग्नियस रॉक। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, सिलिका कंटेंट इन एसिड इग्नियस रॉक। एसिड इग्नियस जो रॉक होती है उसके अंदर सिलिका कंटेंट कितना होता है? मोर देन 85 तो नहीं होता जी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है कि 45 to 55। 45 to 55 किसका होता है भाई? ये होता है बेसिक इग्नियस रॉक का, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में ऑप्शन है कि 65 to 85, हाँ ये राइट आंसर है। ये होता है इग्नियस जो एसिड इग्नियस रॉक होते हैं उसका। तो ये तो किसका हो गया? बेसिक इग्नियस रॉक का, ये एसिड इग्नियस रॉक का, और ये ऑप्शन दे रखा है अपने को न्यूट्रल इग्नियस जो रॉक होती है उसका। 55 to 65% जो है वो उसके अंदर होता है न्यूट्रल इग्नियस रॉक के अंदर। अपनों से पूछा एसिड इग्नियस रॉक, तो अपने 65 to 85 वाला टिक कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि विच अमंग इज ए रॉक मिनरल ऑफ बोरोन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, मिनरल उसका पूछा हुआ था, सोर्स पूछा हुआ था। यहाँ पे भी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया। और एक चीज बताता हूँ, ये आया हुआ है RRB SO के अंदर। ठीक है,
आरआरबी एसओ जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर जब क्वेश्चन कराए थे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि IBPS AFO की बजाय आरआरबी एसओ क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देता है। आंसर इसका अपने आसानी से पता लगा सकते हैं यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे तो। आरआरबी एसओ क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा के देता है। जैसे अपन पहले भी किए थे तो IBPS AFO में तो सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे, हालांकि उसके अंदर क्या पूछा जाता है अपने आरआरबी एसओ के अंदर थोड़े से घुमाए हुए थे, जो न्यूट्रिएंट टॉपिक के अंदर भी अपनों ने क्वेश्चन किए थे ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि विच अमंग इज ए रॉक मिनरल। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि रॉक मिनरल कौन सा था, ब्रोन का, है ना, पूछा है कि रॉक मिनरल बताओ ब्रोन का। बच्चा इसको देख के क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो अपने को इस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि अपनों ने सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट उसके अंदर पढ़ा हुआ था, तो सारी जगह वही आएंगे। अब ऑर्थोक्लेज की बात करूँ तो ये इसका सोर्स नहीं होता। रॉक मिनरल का बोरोन का मतलब है कि इसका बोरोन का सोर्स कौन सा है, कौन सा मिनरल है जो जिससे बोरोन अपने को प्राप्त होता है। तो ऑर्थोक्लेज जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। ओलिवाइन की बात करूँ तो ओलिवाइन भी इसका राइट आंसर नहीं है। एपेटाइट भी नहीं है, क्योंकि एपेटाइट तो अपने किसका होता है, फास्फोरस का होता है। टोरमेलिन होता है किसका, बोरोन का सोर्स। तो ये देखिए, मतलब आपको थोड़ा सा बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। इन्होंने क्या पूछा है कि रॉक मिनरल जो है बोरोन का वो कौन सा होता है, तो अपने को पता है ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है। टोरमेलिन अपनों ने पढ़ा हुआ है बोरोन के बारे में, तो ये इसका जो है राइट आंसर रहेगा टोरमेलिन। और कितना परसेंट होता है, लगभग इसके अंदर 4 to 5% तक होता है बोरोन टोरमेलिन के अंदर, 4 to 5%। ठीक है, ये IBPS AFO के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, RRB में भी है और प्री PG के अंदर भी इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका IFCO के अंदर आया हुआ है। अभी IFCO का एग्जाम होना है ना आगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए कितना मतलब इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये IFCO AGT का, अपने अभी AGT की पोस्ट आई हुई है ना, तो उसका ये IFCO AGT का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद में अपने वेदरिंग सीक्वेंस और वेदरिंग स्टेजेस की बात करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी अपने पढ़ रहे हैं उसी से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से करवा रहा हूँ। भी कंटेंट चाहे अपने कम पढ़ ले, लेकिन क्वेश्चन आने चाहिए वहाँ से। अपने को तो पेपर पास होने से मतलब है, अपने ये थोड़ी देखते भी मैंने इतनी बुकें पढ़ दी। यदि अपना पेपर पास मान लो एक बुक पढ़कर भी हो रहा है, तो अपने को क्या है, इतने ग्रंथ पढ़ने जरूरी थोड़ी है ना। तो वही चीज़ है कि आप कंटेंट कम पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा कंटेंट पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फालतू की थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो BSc वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्योरी एग्जाम होते हैं, उनके तो चलो ये है कि उनके अंदर पूरी थ्योरी होती है। ठीक है ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थ्योरी को तो क्या, अब किसी भी चीज़ के बारे में थ्योरी पूछ ली तो उसके अंदर बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो उस डाटा के अंदर से बनते हैं, या जहाँ पे कोई डेफिनेशन यूज हो रही है, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन बताए थे, तो ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पिछले 2 या 3 सालों के अंदर पूछे हुए हैं। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं वेदरिंग टॉपिक जो है उसके अंदर वेदरिंग स्टेजेस और वेदरिंग सीक्वेंस जो है अपना रहता था। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या है, एक बायोलॉजिकल वेदरिंग जो परसों वाली क्लास थी, कल वाली जो क्लास थी, उसके अंदर क्या हुआ, लास्ट के अंदर से वीडियो कट हो चुकी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बायोलॉजिकल वेदरिंग, उसके अंदर मतलब डायरेक्ट सीधा ही जो है नाम शो हो रहे हैं कि इसके एजेंट कौन कौन से है। ठीक है ना, तो देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करता हूँ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है कि वेदरिंग जब किसके द्वारा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव के द्वारा जब वेदरिंग होती है, अपक्षय होता है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपने, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन वेदरिंग is when weathering is completed by living organism, then it is called biological weathering. ठीक है, when weathering is completed by living organism, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे अपने,
ठीक है, उसको बोल देते हैं अपने बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, व्हेन वेदरिंग इज कंप्लीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इट इज लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, अब इसके 3 एजेंट है कौन कौन से, वो है एक तो प्लांट्स है, दूसरा एनिमल और ह्यूमंस अपने आ जाते हैं, और थर्ड जो इसके आ जाते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, तो वो कैसे इफेक्ट करते हैं वो पढ़ लेते हैं। कौन से एजेंट इसके, एक तो प्लांट है, सेकंड जो इसका एजेंट है वो कौन सा है, एनिमल, एंड ह्यूमंस, और थर्ड लिख लो माइक्रोब्स। इसके 3 एजेंट हैं। ठीक है, अब जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स कैसे वेदरिंग करते हैं, अब देख लीजिए, ये जैसे मान लो रॉक्स थी, चट्टान थी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो प्लांट ग्रो किया। ठीक है, जब इसकी रूट्स डेवलप होने लगी धीरे धीरे, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके अंदर रॉक्स के अंदर जाने लगी, तो रॉक्स के अंदर जब जाएगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेगी, वो दरारें पैदा कर देगी, और दरारें पैदा होते ही क्या हो जाएगी, उसकी वेदरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्लांट्स जो क्या करते हैं, वो अपनी रूट्स के द्वारा इसके अंदर जो है वेदरिंग कर देते हैं। मतलब जब ये जड़ें इसके अंदर जाएगी रॉक के अंदर, तो वो चट्टानों के बीच में क्या कर देगी, गैप, और गैप होते हैं उनकी वेदरिंग हो जाएगी। वहीं एनिमल ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस क्या करता है, चट्टानों को जैसे खोदता रहता है ना, तो वो ह्यूमंस के द्वारा हो गया। एनिमल्स क्या करते हैं, उसके ऊपर रहते हैं ना, तो उसके कारण वेदरिंग होती है। माइक्रोब्स के द्वारा कैसे, माइक्रोब्स के द्वारा जैसे माइक्रोब है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज कर देगा, है ना, तो उससे क्या होएगा कि वो अलग मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपने कई बार देखो, जैसे मान लो ब्लैक कलर की रॉक है कोई, तो उसके ऊपर क्या ऑरेंज या येलो कलर का ना सब्सटेंस अपने को दिखाई देता है, तो वो होती है माइक्रोब्स के द्वारा की हुई वेदरिंग। जब आप फोटो देखोगे इसकी तो इसके ऐप से मतलब आसानी से समझ आएगा। आप गूगल पे सर्च करना कि वेदरिंग बाय माइक्रोब्स, और इमेज के अंदर देखना। ठीक है, उसके अंदर आपको यही चीज़ दिखाएंगे कि कोई मान लो चट्टान है, उसके ऊपर अलग कलर का हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, इनके साथ केमिकल कंपोजिशन बना के उनकी वेदरिंग करते हैं, तो केमिकल वेदरिंग में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनिमल के द्वारा जैसे स्नैक वगैरह हो गए, ठीक है, छोटे जीव जंतु हो गए, और ये क्या करते हैं, उसके अंदर घोंसले वगैरह बना, वो बिल वगैरह बना लेते हैं ना, तो उससे क्या होते हैं, उनके अंदर वेदरिंग हो जाती है। पशु वगैरह क्या करते हैं, जैसे चट्टानों पे चढ़ते हैं तो उनके पैरों के द्वारा उनकी चट्टानों की वेदरिंग होती रहती है। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग था। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आते, बस क्वेश्चन आपको क्या याद रखने हैं, वेदरिंग से जो केमिकल वेदरिंग है उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट आता है, और बाकी जो फिजिकल वेदरिंग थी उसके अंदर मैंने आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी। कौन सी, एक तो मैंने टेम्परेचर के अंदर ओनियन पिलिंग टाइप, और विंड के अंदर मशरूम टाइप वेदरिंग, वो आप याद रखनी है। प्लस एक चीज़ याद रखना है कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग होती है, उसके अंदर डोमिनेंट कौन होता है, टेम्परेचर होता है। और यदि मैं बात करूं केमिकल वेदरिंग की, तो केमिकल वेदरिंग के अंदर डोमिनेंट कौन होता है, तो उसके अंदर होती है ह्यूमिडिटी। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसके अंदर टेम्परेचर डोमिनेंट होता है, और केमिकल वेदरिंग के अंदर ह्यूमिडिटी वो डोमिनेंट होती है। अब अपने बात करते हैं वेदरिंग स्टेजेस की। वेदरिंग स्टेजेस की बात करता हूं तो इसकी टोटल कितने स्टेज हैं, 5 स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। एक मिनट वीडियो को चेक कर लेते हैं। फाइव स्टेजेस हैं। कौन कौन सी 5 स्टेजेस हैं, तो पहली आती है इसकी इनिटियल, दूसरी जुवेनाइल, तीसरी विराइल, फोर्थ होगी सेनाइल, और फिफ्थ होगी फाइनल। ये 5 इसकी स्टेजेस हैं। और वेदरिंग स्टेजेस गिवन किसने, मतलब दी किसने थी, गिवन बाय मोहर एंड वान ब्रेन। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेदरिंग स्टेजेस जो है किसने दी थी, तो किसने दी थी, मोहर एंड वान ब्रेन ने दी थी। 5 स्टेजेस है इसकी, कौन सी, इनिटियल, सेकंड है जुवेनाइल, और थर्ड आ गई विराइल, और स्नाइल, और लास्ट है फाइनल।
इसके अंदर क्या याद रखना है वो अपने पढ़ते हैं, इनिटियल, जुवेनाइल, विराइल, सिनाइल और फाइनल। ठीक है, तो अपने फर्स्ट देखते हैं इनिटियल। तो इनिटियल के अंदर क्या होता है, कोई भी वेदरिंग नहीं होती है, मतलब इसके अंदर क्या होएगा, अनवेदर्ड पेरेंट मैटर होएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, अनवेदर्ड पेरेंट मैटर। मतलब जो फर्स्ट स्टेज है, इनिटियल स्टेज है, उसके अंदर कोई भी वेदरिंग नहीं होती है किसी भी टाइप की, ना फिजिकल, ना बायोलॉजिकल, ना जो केमिकल वेदरिंग है। ठीक है, तो इनिटियल के अंदर अनवेदर्ड पेरेंट मैटर होता है। जुवेनाइल की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वेदरिंग होती है उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना, तो जस्ट स्टार्टेड वेदरिंग क्या होती है, जस्ट स्टार्ट वेदरिंग। ठीक है, यदि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग स्टेजेस के अंदर वेदरिंग कौन सी स्टेज के अंदर स्टार्ट होती है, तो आपको क्या बताना है, जुवेनाइल बताना है। और एग्जामिनर क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन आपको देता है इनिटियल स्टेज, और बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट का पूछा है तो इनिटियल पे टिक करके आ जाते हैं। और एग्जाम के अंदर बहुत बार बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है, और एग्जामिनर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर उठाता है, जुवेनाइल के अंदर। ठीक है ना, तो वेदरिंग स्टेजेस के अंदर जहाँ से वेदरिंग स्टार्ट होती है वो कौन सी स्टेज है, जुवेनाइल स्टेज है। थर्ड की बात करूँ विराइल की, इसके अंदर क्या होता है, जो अपना लेस रेजिस्टेंट मेथड होता है, मतलब रेजिस्टेंट का मतलब प्रतिरोध है। ठीक है ना, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होएगा वो मैटर क्या होएगा, वेदर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, वेदर्ड लेस रेजिस्टेंस मैटर। ठीक है, जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता क्या होती है, लेस यानी कम होती है, तो वो मैटर क्या होता है, वेदरिंग, उसकी मैटर की वेदरिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, विराइल स्टेज। ठीक है ना, तो लेस रेजिस्टेंट मैटर जो होता है उसकी वेदरिंग कौन सी स्टेज के अंदर होती है, तो विराइल स्टेज के अंदर होती है। सिनाइल स्टेज की बात करूं तो इसके अंदर क्या होएगा, इसके अंदर होएगा जो बाकी सारा मैटर जो है वो वेदरिंग हो जाएगी, इसके जितना भी मैटर था सबकी वेदरिंग हो जाएगी, बस कौन सा रहेगा, जिसकी रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा है वही मैटर रहेगा इसके अंदर। बाकी सभी जो मैटर बचता है इसके अलावा, हाई रेजिस्टेंस के अलावा, उस सभी का जो है वेदरिंग हो जाएगी। अभी अपने जब वेदरिंग सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे सबसे रेजिस्टेंस जो मिनरल होता है वो कौन सा होता है। सिनाइल की बात करूं तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ओनली हाई रेजिस्टेंस, ओनली हाई रेजिस्टेंस मटेरियल रिमेन। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, बस वही मैटर बचता है, बाकी सभी की वेदरिंग हो जाती है। फाइनल की बात करूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड वेदरिंग। इसके अंदर क्या हो जाएगी, वेदरिंग कंप्लीट हो जाएगी। फाइनल स्टेज के अंदर सारे के सारे जो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस हो चाहे लेस रेजिस्टेंस हो, सभी की क्या हो जाती है, इसके अंदर वेदरिंग हो जाती है। तो 5 स्टेजेस है, इनिटियल, जुवेनाइल, विराइल, सिनाइल और फाइनल स्टेज। इनिटियल के अंदर क्या होगी, वेदरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। जुवेनाइल के अंदर जस्ट स्टार्टिंग होएगी वेदरिंग की। विनाइल के अंदर क्या होगी, लेस रेजिस्टेंस मैटर जो होता है उसकी वेदरिंग हो जाती है। सिनाइल के में अंदर क्या होएगा कि जो हाई रेजिस्टेंस मैटर था वो बचेगा, बाकी सभी की वेदरिंग हो जाएगी। और फाइनल जो स्टेज थी उसके अंदर कंप्लीट वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये था वेदरिंग स्टेजेस। ठीक है, किसने दी थी, मोहर एंड वान ने दी थी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वेदरिंग स्टेजेस गिवन बाय। ठीक है, तो मोहर एंड वान ब्रेन ने दी थी। ये हो गया अपना वेदरिंग स्टेजेस टॉपिक। अब अपने पढ़ते हैं वेदरिंग सीक्वेंस, जहाँ से एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। वेदरिंग सीक्वेंस, वेदरिंग सीक्वेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको याद रखना है
कि कौन सा जो मैटर है उसकी वो हाई रेजिस्टेंस होता है वेदरिंग के लिए और कौन सा सबसे कम होता है। तो स्टार्टिंग वाले दो और लास्ट वाले दो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वेदरिंग सीक्वेंस की बात करूंगा तो सबसे पहले अपने लिखेंगे हाई रेजिस्टेंस मटेरियल, उसके बाद धीरे धीरे जो है कम रेजिस्टेंस वाला जो मिनरल है वो लिखते जाएंगे। तो सबसे जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, क्वार्ट्ज। यानी अपने ये बोल सकते हैं कि जो सिनाइल स्टेज थी उसके अंदर कौन सा रहेगा, सिर्फ क्वार्ट्ज जो मिनरल है वही रहेगा, बाकी सभी की क्या हो जाएगी, वेदरिंग हो जाएगी। तो हाई रेजिस्टेंस कौन है वेदरिंग का, तो क्वार्ट्ज मिनरल है। उसके बाद में आती है मस्कोवाइट। मस्कोवाइट क्या होती है, वाइट माइका, ठीक है। कौन सी होती है, वाइट माइका। और मैंने स्टार्टिंग में मिनरल टॉपिक के अंदर आपको व्हाइट माइका और ब्लैक माइका का इसलिए नाम बताया था क्योंकि जो वेदरिंग सीक्वेंस है इसके अंदर मस्कोवाइट अलग जगह आता है, बायोटाइट अलग जगह आता है। तो क्वार्ट्ज के से कम कौन सा होता है, मस्कोवाइट। मस्कोवाइट से कम होता है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार से कम रेजिस्टेंस होता है बायोटाइट। कौन होता है, बायोटाइट यानी ब्लैक माइका, ठीक है। बायोटाइट से कम रेजिस्टेंस कौन सी होती है, वाइट ब्लैक माइका, ठीक है। तो क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, फेल्डस्पार और बायोटाइट। बायोटाइट क्या होगी, ब्लैक माइका। ब्लैक माइका से कम रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो ब्लैक माइका से होता है हॉर्नब्लेड, ठीक है। और हॉर्नब्लेड से कम रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो कैल्साइट, ठीक है। और कैल्साइट से कम रेजिस्टेंस कौन होता है, तो कैल्साइट से कम रेजिस्टेंस होता है अपना ओलिवाइन, ठीक है। और ओलिवाइन जो है और जिप्सम जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब जिप्सम और ओलिवाइन जो है वो लेस रेजिस्टेंस मिनरल होते हैं। तो लिख लेना यहाँ पे जो क्वार्ट्ज है वो क्या है, हाई रेजिस्टेंस मिनरल है, ठीक है। वेदरिंग का हाई रेजिस्टेंस मिनरल कौन सा है, तो क्वार्ट्ज है। यदि लेस रेजिस्टेंस मटेरियल की बात करूं तो यदि ऑप्शन में जिप्सम दिया तो जिप्सम पे टिक करेंगे, यदि जिप्सम नहीं है ओलिवाइन है तो ओलिवाइन पे करेंगे। तो ये क्या हो गया, लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि वेदरिंग के लिए सस्टेनेबल मिनरल या, ठीक है, संवेदनशील कौन होता है, तो जिप्सम होता है। तो याद रखना सबसे हाई रेजिस्टेंस कौन है, क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज के बाद मस्कोवाइट, उससे कम रेजिस्टेंस, उस मस्कोवाइट से कम है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार से कम कौन आ जाएगा आपका, फेल्डस्पार से कम आ जाएगा आपका बायोटाइट। बायोटाइट से कम हॉर्नब्लेड और हॉर्नब्लेड से कम कौन आ जाता है, तो हॉर्नब्लेड से कम आ जाता है आपका ये कैल्साइट और कैल्साइट से कम आ जाता है ओलिवाइन और ओलिवाइन के इक्वल कौन है, जिप्सम है। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई रेजिस्टेंस मिनरल ऑफ वेदरिंग और लेस रेजिस्टेंस। आपको ये स्टार्टिंग वाले दो और लास्ट वाले दो याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई रेजिस्टेंस मिनरल ऑफ वेदरिंग, ठीक है, और आपको ऑप्शन मान लो क्या है, ये क्वेश्चन याद रख लेना। आपको मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे बायोटाइट, सेकेंड ऑप्शन क्या याद रखना आपको, हॉर्नब्लेड, और जैसे थर्ड ऑप्शन मान लो आपके सामने दिया हुआ है कैल्साइट, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आप किस पे टिक करोगे, बायोटाइट पे, क्योंकि इनमें से रेजिस्टेंस हाई कौन है, बायोटाइट है। यदि यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन दिया था मस्कोवाइट का तो आप किस पे टिक करते, मस्कोवाइट पे टिक करते। तो इस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और वेदरिंग सीक्वेंस किसने दिया था, तो गिवन बाय गोल्डिच। किसने दिया था, गोल्डिच ने दिया था। किसने दिया था, गोल्डिच ने दिया था क्या, वेदरिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज अपनों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद अपनों ने कुछ बायोलॉजिकल वेदरिंग जो अपना रह गया था उसको आज अपने द्वारा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा था, वेदरिंग स्टेजेस के बारे में पढ़ा। अब अपनों ने वेदरिंग सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अपना वेदरिंग टॉपिक पेडोलॉजी के अंदर क्या कंप्लीट हो गया, एक तो जो अर्थ क्रस्ट थी वो कंप्लीट होगी,
रॉक्स कंप्लीट होगी, मिनरल कंप्लीट हो गए और वेदरिंग कंप्लीट होगी। अब अपना रह गया सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, तो 2 लेक्चर की सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे जो फैक्टर होते हैं ना, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव कौन से हैं, पैसिव कौन से हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एक क्लास में हो जाए, ठीक है, या 2 क्लास में हो तो देख लेंगे। यदि क्वेश्चन कराने पड़ के तो ये 2 लेक्चर के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो AFO का एग्ज़ाम आने वाला है तो आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। ये क्लासेस आपकी AFO के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। थैंक यू।